हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, क्योंकि हमने फाइनली 100 सब्सक्राइबर्स कर लिया है। और मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और आज का हमारा वीडियो है एंटीजेनस फैमिली के आर्टिफैक्ट, मेंबर्स और एंटीजेनस फैमिली नोटबुक। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट भी कर देना। और तुम लोग एंड तक बने रहना। मेरे को एंड में तुम लोगों से कुछ बात शेयर करना है, सो एंड तक प्लीज बने रहना। सो अब और कोई बकवास के बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग एंटीजेनस के रिलेटिव्स के बारे में जानते हैं। जैसे एंटीजेनस के फादर का नाम है फ्लेग्रिया डेमोनिक वुल्फ, और सिस्टर है उसकी मदर ऑफ द स्काई। और उसके अलाइस हैं बेथेल, अब्राहम, एडम और एमन। ये तीनों ही उसके टेम्पररी अलाइस थे। और एंटीजेनस के एनिमीज थे सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, एवरनाइट गॉडेस और जेराटुल सीनियर। और ये बुक 1 में फुल पाथवे पे था और बुक 2 में मिराकल इन्वोकर। फॉर्मर पाथवे, फुल पाथवे, सीक्वेंस 1, किंग ऑफ एंजल्स लेवल। अब हम लोग जानते हैं कि एंटीजेनस का अपीरियंस कैसा था, वो दिखने में कैसा था। उसका ओरिजिनल फॉर्म है एक 8 पैरों वाला डेमोनिक वुल्फ, जिसके काले बालों के बीच ट्रांसपेरेंट कीड़े घूमते रहते हैं। बहुत ही क्रीपी और डिवाइन फॉर्म। और उसका ह्यूमन फॉर्म है एक आधा बूढ़ा आधा जवान आदमी, आधे सफेद आधे काले बाल, काली आंखें और गालों पर काले बाल का पैच। यही फॉर्म एंटीजेनस ने 4th अप्रोच में रखा था। अब थोड़ा एंटीजेनस के बैकग्राउंड और उसकी कहानी के बारे में जानते हैं। जैसे एंटीजेनस फ्लेग्रिया का सबसे छोटा बेटा था, एक जन्म से ही मिथिकल क्रिएचर जिसके पास मिराकल इन्वोकर की पावर थी। वो अपने ब्लड थर्स्टी फादर से बहुत डरता था और अपने भाई बहनों के क्रूर तरीके से नफरत करता था। उसके हिसाब से शिकार प्रे को ढंग से धीरे धीरे टॉर्चर करके एंजॉय करना चाहिए। उसे गॉड ऑफ विशेस पसंद नहीं था और गॉड ऑफ द डेड को वो डिसगस्टिंग मानता था। पर उसे गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून अच्छी लगती थी, क्योंकि वो जेंटल थी और उसके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरती थी। बाद में जब उसके फादर मर गए तो एंटागोनिस्ट और उसकी बहन मदर ऑफ द स्काई ने ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से निकलकर नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट में आके एक छुपा हुआ किंगडम बनाया, नेशन ऑफ द एवरनाइट, हॉर्नेसियस माउंटेन रेंज में। उन्होंने वहां अपने फॉलोअर्स बिलीवर्स इकट्ठे किए और एक सिटी ऑफ द डेड फॉगी टाउन बनाई, जहां उनके मरे हुए फॉलोअर्स मैरियोनेट पपेट्स में बदले जाते थे। यहाँ उनकी लाइफ का सबसे पीसफुल पीरियड था, जिसमें उन्होंने थोड़ा ह्यूमैनिटी महसूस किया था। बाद में जब वो सीक्वेंस 1 किंग ऑफ एंजल्स बने तो उन्होंने अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में बदल लिया और एंटागोनिस्ट सरनेम रखा। पर इस एडवांसमेंट के बाद उनके अंदर सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स की विल जाग गई, जिसे वो कभी कभी अपना कंट्रोल और मेमोरी खो देते थे। सोलोमन एम्पायर और ब्लड एम्पायर के दौरान कुछ समय तक एंटागोनिस्ट सोलोमन एम्पायर में था, पर बाद में उन्होंने अलिस्ता टूडोर से एक सीक्रेट डील की और ब्लड एम्पायर के साइड चले गए। उनके साथ एडम और एमन भी थे। इन तीनों ने मिलकर फुल पाथवे की यूनिकनेस को हैंडल करने की कोशिश की। इस एक्सपेरिमेंट में एक सोलोमन एम्पायर के डेमीगॉड को हिप्नोटाइज करके उसमें एंटागोनिस्ट की मेमोरीज डाल दी गई। इस तरह दो एंटागोनिस्ट एक साथ एग्जिस्ट करने लगे, एक जो फेल हो गया और एक जो स्टेबल रहा। इस ट्रिक ने फेट को फूल कर दिया और इसी वजह से एंटागोनिस्ट दी ऑफ फूल बन गया। लेकिन इस प्रोसेस ने उनके अंदर का सेलेस्टियल वर्दी और स्ट्रॉन्ग कर दिया। वॉर ऑफ 4 एम्परर्स। एंटागोनिस्ट ने बेथेल अब्राहम की हेल्प से जेराटुल फैमिली के एंसेस्टर्स एक एंजल को मारकर उसका बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया। पर उसके बाद वो अपने अंदर के सेलेस्टियल वर्दी के विल को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी कॉन्शियसनेस मिल गई। इस कनेक्शन के फायदा एवरनाइट गॉडेस ने उठाया और फुल पाथवे के कुछ पार्ट्स को फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में डाइवर्ट कर दिया। बाद में एवरनाइट चर्च ने उनके किंगडम पर हमला किया और उन्हें हॉर्नेसियस माउंटेन के पैलेस में सील कर दिया। फॉगी टाउन में उनके मैरियोनेट्स हर रात चांद की रोशनी में जिंदा हो जाते थे और हाँ आम लोगों की तरह बिहेव करते थे। अगर कोई आउटसाइडर वहां जाता तो वो उसे मैरियोनेट बना देते थे। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के मेन स्टोरी में एक लाइन के एपोथियोसिस रिचुअल के दौरान एंटागोनिस्ट ने अपना फुल यूनिकनेस और सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक खो दिया, जिससे वो फिर से अपनी सैनिटी होश में आ गया। उन्हें लास्ट
टाइम हॉर्नेसियस माउंटेन के एंशियंट पैलेस में जागते हुए देखा गया। सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी सीक्वल में यहाँ एंटीजेनस को चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस ने कैप्चर किया। बाद में एवरनाइट गॉडेस ने एक रिविलेशन दी और एक प्रॉमिस करके उसे अपनी तरफ कर लिया। उसका ड्रीम इमेज द फूल्स ड्रीम वर्ल्ड में एक एक्टर है एन जियाओटियान। जब टैरेट क्लब ने फिल्म द ग्रेट पायरेट 3 में पैरो के रोल के लिए एन जियाओटियान को कास्ट किया तो उन्होंने असली एंटीजेनस से परमिशन ली ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंटीजेनस ने कहा कि वो द फूल्स ड्रीम को महसूस कर सकते हैं पर उसमें घुसना नहीं चाहते। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब एंटीजेनस पागलपन में था और सेलेस्टियल वर्दी के करीब था उसका मैरिनेट पनातिया दोनों के कंट्रोल में था। उसका ड्रीम इमेज जियाओटियान एक ऑर्फन था जिसको उसकी बड़ी बहन ने पाला था। वो हाई स्कूल के बाद एक्टर बन गया पर एक दिन कार एक्सीडेंट में कोमा में चला गया, बिल्कुल अपने ड्रीम काउंटर पार्ट जैसे। अब हम लोग एंटीजेनस फैमिली के बारे में जान लेते हैं। अभी करंट स्टेटस में एंटीजेनस फैमिली को चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। एंटीजेनस फैमिली एक एंजल फैमिली थी और 4th एपॉच में उसे बनाया गया था और वो लोग फुल पाथवे को फॉलो करते थे और उन लोगों का डोमेन इन्फ्लुएंस नेशन ऑफ द एवरनाइट, टूडोर एम्पायर, टूडोर ट्रांसोएस यूनाइटेड एम्पायर पहले और सोलोमन एम्पायर में फैला हुआ था। एक बार एल्गर विल्सन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 60 में बोला था, मुझे नहीं पता एंटीजेनस फैमिली कौन से सीक्वेंस पाथवे पे थी पर उनके लिए बार बार 2 वर्ड्स यूज होते हैं, स्ट्रेंज और टेरिफाइंग। एंटीजेनस फैमिली एक बहुत पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी जो टूडोर एम्पायर के दौरान 4th एपॉच में एग्जिस्ट करती थी। वो फुल पाथवे को कंट्रोल करते थे। अब थोड़ा एंटीजेनस फैमिली के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। उनके फाउंडर और एंसेस्टर्स एंटीजेनस थे जो डेमोनिक वुल्फ फ्लेगेरिया के सन और मदर ऑफ द स्काई के भाई थे। पहले एंटीजेनस फैमिली एक एंजल फैमिली थी सोलोमन एम्पायर के समय 4th एपॉच के अर्ली फेज में। इनकी पोजीशन सोलोमन एम्पायर में बहुत हाई थी लेकिन एक पॉइंट पर उनके एंसेस्टर्स एंटीजेनस ने एलिस्टर टूडोर के साथ एक सीक्रेट डील की और ब्लैक एम्पायर के गिरने के बाद ब्लड एम्पायर के साइड चले गए। बाद में उन्होंने टूडोर ट्रांसोएस्ट यूनाइटेड एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प की। फिर जब टूडोर ट्रांसोएस्ट यूनाइटेड एम्पायर कोलैप्स हो गया तब 5 बड़े परिवार बचे थे, अब्राहम, एंटीजेनस, एमन, जैकोब और तमारा, जो टूडोर एम्पायर बनाने में सहायक बने। ये लोग ब्लड एम्पायर के बाद सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक थे। लेकिन जब वॉर ऑफ दी 4 एम्पायर्स हुआ और ब्लड एम्पायर मारा गया तो सारे एंजल फैमिलीज जिसमें एंटीजेनस फैमिली भी थी अपनी पावर खो बैठे और 7 डीटीज ने उनका शिकार करना शुरू कर दिया। आखिर में चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस ने एंटीजेनस फैमिली को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके एंसेस्टर एंटीजेनस पागल हो गए और उन्हें फॉगी टाउन हॉर्नेसियस माउंटेन रेंज के टॉप में एवरनाइट गॉडेस ने सील कर दिया। क्लाइन के एडवेंचर के दौरान जब क्लाइन फॉगी टाउन गया तो उसने कुछ ट्रांसपेरेंट मैगॉट कीड़े देखे। उसे लगा ये शायद एंटीजेनस फैमिली का कोई पागल एंजल होगा। बाद में ये सच निकला, वो ट्रांसपेरेंट मैगॉट्स एंटीजेनस खुद था जो मॉन्स्टर बन गया था क्योंकि वो सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स की विल को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। उनके लास्ट डिसेंडेंट्स रे बीबर और उसकी माँ थे और उनके मरने के बाद एंटीजेनस ब्लड लाइन पूरी तरह से खत्म हो गई। कोट ऑफ आर्म्स उनके परिवार का निशान। एंटीजेनस फैमिली का कोट ऑफ आर्म्स सिंबल एक वर्टिकल आई था जो कई छोटी छोटी और पतली पैटर्न से बना हुआ था। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, 4th एपॉच के सोलोमन एम्पायर के टाइम एंटीजेनस फैमिली एक हाई स्टेटस नोबल फैमिली थी लेकिन उस दौरान उन्होंने कुछ खास नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने टूडोर एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट दिया तब वो नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के स्टेज के बीच आ गए, मतलब दुनिया के स्पॉटलाइट में। अब कई हम लोग बढ़ते हैं एंटीजेनस फैमिली के आर्टिफैक्ट्स के पास। मुझे तो एंटीजेनस फैमिली के 2 ही मेन आर्टिफैक्ट्स के बारे में डिटेल में मालूम चला। पहला एक वो एंटीजेनस का फैमिली पपेट और दूसरा एंटीजेनस फैमिली का नोटबुक। तो पहले हम बात कर लेते हैं एंटीजेनस फैमिली के पपेट के बारे में। एलओटीएम में स्टील्ड आर्टिफैक्ट्स को नंबर दिया जाता है तो एंटीजेनस फैमिली के पपेट का नंबर था 2/049। ये ग्रेड 2 का सील्ड आर्टिफैक्ट था और वो दिखने में उसका अपीयरेंस पपेट है जिसे एक ऑयल स्टेन्ड ब्राउन क्लोथ में लपेटा गया है। इसके चेहरे पर क्लाउन जैसा पेंट है, लाल और पीला रंग, और मुंह के कोने इतने ज्यादा ऊपर उठाए हुए हैं जैसे हमेशा एक अजीब सी हंसी कर रहा हो। इसके एल्बो, फिंगर और नी जॉइंट्स क्लियरली दिखते हैं, मतलब ये एक रियलिस्टिक पपेट है। अब इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आर्टिफैक्ट एंटीजेनस फैमिली ने बनाया था
बाद में इसे चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के पास भेजा गया और आयुर हारसन बॉर्गिया और लोरोटा बैकलैंड डियोसिस के लोग ने उसे टिंजन सिटी भेजा था ताकि रे बीबर को ढूंढा जा सके, जो एक एंटीजेनस फैमिली के डिसेंडेंट होने का शक था। क्लाइन ने जब सुना तो कहा, सुना है 2/049 एंटीजेनस फैमिली ने बनाया था, पता नहीं ये लॉयल्टी का काम है या पूरी तरह बर्बादी का उदाहरण। क्लाइन ने इसे चैप्टर 72 में कहा था। इस इंसिडेंट में ये आर्टिफैक्ट एक क्लाउन बियॉन्डर सीक्रेट ऑर्डर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आया, लेकिन क्लाइन ने 2/049 की पावर से उसे हरा दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आर्टिफैक्ट ने क्लाइन को टारगेट नहीं किया। इसके पावर्स हैं 2/049 के आसपास रहने वाले लोगों को यह धीरे धीरे स्लो कर देता है, दोनों फिजिकली और मेंटली। अगर इसके इफेक्ट में कोई आ गया तो उसे बाहर का मदद चाहिए, जैसे किसी का टैप करना, से ही बचाया जा सकता है। अगर रेस्क्यू ना हो पाया तो आदमी धीरे धीरे मूव करना बंद कर देता है और फाइनली पपेट के फुल कंट्रोल में चला जाता है। ये 5 मीटर के एरिया में ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स को टारगेट करता है। जितना पास जाओगे उतनी ज्यादा चांस है कि तुम्हें पकड़ ले। ये नॉर्मली एक ही इंसान को टारगेट करता है, पर जब बर्सर्क मोड में होता है तो 2 लोगों तक को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। इसके डाउन साइड है कि ये आर्टिफैक्ट रैंडमली सब पर असर करता है, इंक्लूडिंग यूजर, लेकिन एक बार जिसे टारगेट कर ले उसको बार बार रिपीट नहीं करता। इसका मतलब अगर तुम इसके पास हो तो तुम भी कभी ना कभी रोबोट जैसा स्लो डांस करने लगोगे। क्लाइन ने मजाक में कहा था, जब कोई 2/049 के इफेक्ट में आता है तो वो रोबोट डांस करने लगता है। अगर हम सब इसके इन्फ्लुएंस में आ गए तो हम एक वियर्ड डांस स्क्वाड बन जाएंगे। क्लाइन ने इसे चैप्टर 71 में कहा था और इसका लेटेस्ट प्रोसेसर है चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के पास। ये अभी चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के पास है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 70 में हुआ था और डोंगवा में एपिसोड 3 में। और अब हम लोग बात कर लेते हैं एंटीजेनस फैमिली के सबसे खास सील्ड आर्टिफैक्ट, ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट, द एंटीजेनस फैमिली नोटबुक। और जैसे मैंने कहा ये एक ग्रेड 1 की सील्ड आर्टिफैक्ट थी और इसका कोड अननोन है, लाइक इसके पावर्स फुल पाथवे से रिलेटेड है। इसका अपीयरेंस, ये एक ब्लैक हार्ड कवर बुक है जिसमें लिखा गया है एंशियंट फेसैक डायलेक्ट में, पुरानी फेसैक भाषा। इसका असली मालिक था एंटीजेनस खुद। हर इंसान के लिए इस नोटबुक के अंदर का कंटेंट अलग होता है और अलग समय पर अलग चीजें दिखाता है। सीरियस एरापिस का मानना था कि ये पूरी अपनी सच्चाई सिर्फ तब दिखाएगी जब ये एंटीजेनस फैमिली के डिसेंडेंट के हाथ में हो। इसके करंट प्रोसेसर्स भी चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस ही हैं। इसके फॉर्मर प्रोसेसर्स रह चुके हैं रे बीबर, वेल्च एमसी गवर्न, सीक्रेट ऑर्डर, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, एंटीजेनस फैमिली। और इसके पावर्स हैं, ये नोटबुक एंटीजेनस फैमिली की लेगेसी रखती है, जैसे उनका ज्ञान, उनका रहस्य, ये सब इस बुक में है। हर स्टेज पे और हर इंसान के लिए अलग अलग कंटेंट दिखाती है। कभी कभी ये बहुत सच और लॉजिकल एविडेंस के साथ लिखी होती है, जिसे पढ़ने वाले को लगता है सब कुछ रियल है। इसके डाउन साइड है, जो भी इसका कंटेंट पढ़ता है उसका मन में धीरे धीरे करप्शन शुरू हो जाता है कि ये इफेक्ट चुपके से होता है, बिना पढ़ने वाले को पता चले। एंटीजेनस ब्लड लाइन का कॉलिंग इस बुक को और भी डेंजरस बना देता है, जिससे ये अपने हर प्रोसेसर को एक के बाद एक बुरा अंजाम तक पहुंचा देती है। अब थोड़ा इस बुक की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये एक 4th एपॉच का रिलिक है, एंटीजेनस फैमिली का निशान। पहले ये चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के पास थी। बाद में जेराटुल, सीक्रेट ऑर्डर का लीडर, ने रोसेल गुस्ताव को बोला कि ये नोटबुक चुरा लो। फिर रेजेंस, सीक्रेट ऑर्डर का एक मेंबर, ने गलती से इस नोटबुक के एक ऑर्डिनरी एंशिएंट बुक समझकर बेच दिया। नोटबुक अपने एंटीजेनस ब्लड लाइन के कनेक्शन के चलते एक के बाद एक लोगों के हाथ में जाती गई, हर प्रोसेसर को करप्ट और डिस्ट्रॉय करती गई। अंत में ये टिंजन सिटी पहुंची और अरोरा ऑर्डर के 2 लोग, सीरियस एरापिस और हैनस विंसेंट, के हाथ लगी। दोनों ने उसमें लिखा हुआ पोशन फॉर्मूला लिख लिया, पर उन्हें डर था कि सीक्रेट ऑर्डर उन्हें ढूंढ लेगा, इसलिए उन्होंने ये नोटबुक वेल्च एमसी गवर्न को बेच दिया, जो ओरिजिनल क्लाइन मोरिटी का दोस्त था। नोटबुक तब पूरी तरह अवेकन हो गई। वेल्च और उसके क्लासमेट्स ने सुसाइड कर लिया और क्लाइन बच गया, लेकिन नोटबुक के इन्फ्लुएंस में आकर उसने इसे रे बीबर के घर बेच दिया। रे बीबर नोटबुक के पावर में फंस गया और जब उसने बियॉन्डर बनने की कोशिश की तो कंट्रोल लूज कर गया। आज के टाइम में ये नोटबुक चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के पास है। बाद में क्लाइंट ने सेंट सैमुअल कैथेड्रल बैकलैंड के चेनिस गेट से एक नोटबुक चुराने की कोशिश की, पर वो फेल हो गया। इसका फर्स्ट अपीयरेंस लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के नोवेल में चैप्टर
9 में मेंशन की गई है और चैप्टर 76 में भी। ये डोंगवा के एपिसोड 3 में आई। नोटबुक हमेशा सच जैसे लगने वाली बातें दिखाती है, लेकिन पूरी सच्चाई सिर्फ एंटीजेनस फैमिली के खून वाले लोगों को ही बताएगी। साइरस अरापिस का लेटर टू मिस्टर जेड, चैप्टर 104 में तुम ये देख सकते हो। और गाइस, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मेरे को जितना मिल सका है एंटीजेनस फैमिली, उनके मेंबर्स, उनके नोटबुक और उनका आर्टिफैक्ट्स के बारे में मैंने तुम लोग को बता दिया है। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आई एम सॉरी, और अगर कुछ गलती हो गई है मेरे से तो तुम लोग कमेंट में मेरे को बता दो। तो गाइस, पहले थैंक यू वेरी मच फॉर द 100 फॉलोअर्स। लाइक मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा तुम लोगों से लाइक सपोर्ट मिल रहा है। और गाइस, मैं तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो खत्म करने से पहले, कि मैं जानता हूँ कि लाइक मैंने ये पिछले वीडियो में भी बोला, फिर से बोल रहा हूँ, बट लाइक सच में ये सपोर्ट चाहिए मुझे कि मैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज वीडियो बनाया, उससे ही लाइक तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तो मेरे दूसरे वीडियोस को भी देख लो। तुम्हें अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो तुमको वो भी पसंद आएगा, मैं इसका गारंटी दे रहा हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम जाके देखो, इट्स ऑन यू, बट एक रिक्वेस्ट के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मेरे दूसरे भी वीडियो जाके देखो, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस वीडियो है, पता नहीं ये वीडियो कैसा चलेगा, बट जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें बहुत खराब रिस्पॉन्स आया। लाइक मेरे चैनल पे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उससे ज्यादा व्यूज आ गए हैं उसपे, बट मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उससे सबसे खराब उसमें व्यूज आए। तो आई होप कि तुम लोग सपोर्ट करो और वो भी वीडियो जाके देखो। मैंने उसमें वन पंच मैन के मांगा और एनिमे के बीच में डिफरेंस बताया, उसको एक्सप्लेन किया, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया। तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा वो वीडियो, मैं गारंटी देता हूँ। तो प्लीज जाके तुम मेरे बाकी सब वीडियोस भी देख लो, और आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। और सॉरी कि मैं हर वीडियो के एंड में तुम लोगों से कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, तो सॉरी फॉर दिस और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं।